नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं और हम लोग का जो फिज़िक्स में है, ठीक है, ये हमारा 7वां लेक्चर होगा। सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया था, वेव आपकी जो भी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी वो कंप्लीट मैंने इमेज के फॉर्म में जो है सारा कुछ टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, ठीक है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, पहला और दूसरा लेक्चर जो है आपको, ठीक है, कंप्लीट आपको करनी है और गो थ्रू होना है, ठीक है। अगर हो सकता है तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ मैंने जो भी चीज़ें क्लास के दौरान बताई है वो सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है। तो ये ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। चाहे आपकी कोई भी पेपर है जहाँ पर आपको साइंस से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। साइंस में भी अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं फिज़िक्स, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिर हम लोग चलेंगे बायो में। और फिज़िक्स में भी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वेव टॉपिक्स, वेव हमने ख़त्म किया है और अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलमोस्ट आज चांसेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पूरा डिटेल में कवर कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट सेशन जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी लेटेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर और जो भी एक्सपेक्टेड बन सकते हैं अप टू पीसीएस लेवल की भी मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ वहाँ से भी, यहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने, उन सारे क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोवेव। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि जैसे कि अभी अगर एलपी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मैथ्स के सेक्शन में, ठीक है, आपको एक मास्टर वीडियो मिलेगा, ठीक, ऑलमोस्ट 2 घंटे प्लस की ये वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीट मेंसुरेशन 2D की पूरा का पूरा जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो आपके टीसीएस ने, इंपॉर्टेंट रखिएगा टीसीएस, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी यही है, चाहे आपका एएलपी रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे जो भी हो। तो यहाँ इनका अच्छा एक पैटर्न होता है। तो पूरा कंप्लीट एक वीडियो आपको भी मिलेगा, मास्टर वीडियो मेंसुरेशन की 2D पे, ठीक है। तो ये बने रहना है आपको। लक्ष्मण सर आपकी क्लास लेने वाले हैं मैथ्स की, बहुत ही अच्छे लेवल पे वो क्लास दे रहे हैं और कंटेंट भी आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। देखिए सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए जो हम लोगों ने चीज़ें ख़त्म की थी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, उन सारे प्रॉपर्टीज़ पे हमने डिस्कशन किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे और गामा रे। तो हमने रेडियो वेव कम्प्लीटली ख़त्म कर रखा था और अब जो है हम लोग माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे और गामा रे को ख़त्म करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको माइक्रोवेव में पता होना चाहिए। देखिए माइक्रोवेव में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो इन्वेंशन है, ठीक है, उनका नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइक्रोवेव के जो खोजकर्ता है वो कौन थे। तो आपको बताना है हेनरिक। हिंदी और इंग्लिश में एज इट इज़ नाम वही होता है, हेनरिक हर्ट्ज कहेंगे इनके खोजकर्ता से अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। हेनरिक हर्ट्ज हो गए इनके खोजकर्ता हो गए। दूसरा सवाल ये भी है कि माइक्रोवेव को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रेडियो वेव, या फिर इसे ही हिंदी में कहेंगे लघु रेडियो तरंग, ठीक है। तो अनदर नेम इसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अनदर नेम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। माइक्रोवेव के जो अनदर नेम है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव, ठीक है। अनदर नेम क्या हो गया आपका, शॉर्ट रेडियो वेव, यानी कि लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, ठीक है। अदर आपसे जो सवाल बन सकता है माइक्रोवेव से, पहला तो इनके खोज से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो है खोजकर्ता कौन है, या फिर इनके इन्वेंटर या फिर डिस्कवरी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हेनरिक हर्ट्ज है। मैं फिर से बोला हूँ कि इन्वेंशन और जो डिस्कवरी होता है, ठीक है, ये दोनों के बीच में लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना याद रखें कि माइक्रोवेव के जो खोज करता है हेनरिक हर्ट्ज है। अनदर नेम माइक्रोवेव का क्या होगा, तो लघु रेडियो तरंग, यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव होगा। दूसरी बात, आपसे एक और सवाल ये पूछा गया हुआ है, आपके एसएससी में भी ये पूछी गई है, उसके बाद आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी ये सवाल आपका पूछा गया था, इसलिए इसको नोट डाउन करना है। ये जो आपकी तरंग है, यानी कि जो माइक्रोवेव है, इसकी पहचान करने के लिए हम एक इक्विपमेंट की यूज़ करते हैं। उस इक्विपमेंट का आपको नाम याद होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट डायोड, ठीक है। कॉन्टेक्ट डायोड कहते हैं, हिंदी में भी एज इट इज़ संपर्क डायोड का नाम इसे देंगे, ठीक है, संपर्क डायोड इसे कहेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो माइक्रोवेव है, ठीक है, इस तरंग की पहचान करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्टेक्ट डायोड या फिर संपर्क डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दूसरी
आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना माइक्रोवेव से, इसके यूजेस से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको ये याद रखना चाहिए, इसके यूजेस से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है। रडार से आपको तो दो तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहला कि इसका फुल फॉर्म, ठीक है, रेडियो, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। पहला चीज़ तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो का जो खोज किया गया, ठीक है, किन्होंने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने, ठीक है। रॉबर्ट वाटसन जो है इनके खोज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रडार में किस वेब की यूज़ की जाती है या फिर किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इनके खोजकर्ता कौन हो गया, रॉबर्ट वाटसन। दूसरा चीज़, अगर रडार का अगर वर्किंग फंक्शन अगर आपको जानना है, जैसे कि कोई भी अदर कंट्री के, ठीक है ना, जैसे कि इंडिया है, ये इंडिया के यहाँ पर जो आप ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले इंडिया का आप मैप बनाते हैं, ठीक है। ये अगर इंडिया का मैप हो गया, मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ ये स्टेट है आपका राजस्थान। इधर से अमेरिका ने कोई भी ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा रॉकेट लॉन्च करती है और भारत ने यहाँ पर अपना एक रडार सिस्टम सेटअप कर रखा है, तो इस रडार का काम क्या है, देखिए इस रडार का काम क्या है कि एक सर्टेन रेंज इनका होता है, जैसे कि एक एग्जांपल की 500 किलोमीटर तक की चीज़ें, ये आपका इतना जो रेंज होगा इस रडार का होगा, इस 500 किलोमीटर तक की चीज़ों को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अगर इधर से कोई पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, इन्होंने कोई भी ऐसे रॉकेट लॉन्च करती है भारत पे, तो ये रडार सिस्टम क्या करेगी, उसे आइडेंटिफाई कर लेगी और इससे इधर ही इसे क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो ये होता है रडार सिस्टम का काम। और ये जो रडार सिस्टम जो काम कर रही होती है, इस दौरान ये जो वेव जनरेट करती है या प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी वेव होती है, तो आपकी माइक्रोवेव होती है। क्लियर। दूसरी चीज़, इसकी यूजेस में और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो माइक्रोवेव ओवन जो होता है, जो घरों में यूज़ किया जाता है, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, जैसे कि कुछ भी खाना वगैरह जो गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ पर भी जो वेव जनरेट की जाती है, जिस वेव से ये काम होता है, वो आपकी क्या होती है, माइक्रोवेव होती है, ठीक है। फिर आपकी वाईफाई, वाईफाई जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पर भी आपको किसकी यूज़ की जाती है, तो माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ में भी, ठीक है, ये भी आपके सवाल पूछे गए हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर ले। ब्लूटूथ में भी जो यूज़ किया जाता है आपको कौन सा वेव, तो माइक्रोवेव। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए माइक्रोवेव के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, माइक्रोवेव का आपको खोज करता आपको नाम याद होना चाहिए, कौन है, तो हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। इसका अनदर नेम क्या है, तो शॉर्ट रेडियो वेव है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, लघु रेडियो तरंग। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसकी अगर हमें ये क्या करना है, उसको अगर हमें पता करना है कि ये माइक्रोवेव ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डायोड का या फिर संपर्क डायोड का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो रडार में यूज़ करेंगे। रडार का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दूसरा, इसकी खोज किसने की है, तो रॉबर्ट वाटसन ने। क्या है, रडार का हमने फंक्शन देख लिया कि ये कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट, इसकी यूज़ की अगर बात कर ली जाए तो कहाँ इसकी यूज़ की जाती है, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ किया जाता है, जो घरों में या फिर कई सारे शॉप में भी आप देखेंगे, पिज्ज़ा हो गया, उनको जो गर्म किया जाता है, तो कौन सा वेव से गर्म किया जाता है, तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव प्रोड्यूस की जाती है, जिसके थ्रू, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर, देखिए ये करती क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर क्या करता है, एक सर्टेन टेम्परेचर, जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर इसको दे दिया जाता है और उधर से आपको एक इंडिकेशन, ठीक है, इस मशीन से आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा था, इसको जितना भी वेब के थ्रू इनको हीट ऑक्यूपाई करनी थी, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, अब इसे आप बाहर निकाल ले, या फिर आपको जो भी यूज़ करना है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर घरों में जो आप वाईफाई लगाते हैं, या आप उसकी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, और यहाँ पर भी आपके माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है, और ब्लूटूथ में भी। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोवेव, ठीक है। हमने अब दूसरा पॉइंट देखनी है, जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, जो अब हम लोग देखेंगे इंफ्रारेड रे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लिया जाए, तो इंफ्रारेड, देखिए इंफ्रारेड से आपको क्या क्या, पहले तो हिंदी में लिख ले इसे, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण इसे कहेंगे। और माइक्रोवेव को अगर हिंदी में अगर लिखना हो, हालांकि हमने पहले बताया था, माइक्रोवेव को हिंदी में क्या कहेंगे, सूक्ष्म तरंग, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म तरंग। क्लियर। आइए, इंफ्रारेड से बहुत सारे सवाल यहाँ से भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसकी जो खोज किया गया, ठीक है, इनकी खोज करने वाले कौन है,
इस पर्सन का आपको नाम याद होना चाहिए जिन्होंने भी इनकी खोज की है। तो सबसे पहले ये याद रखना है आपको, इनकी खोजकर्ता कौन है, तो हर्सेल है। ठीक है, हर्सेल। हिंदी और इंग्लिश में एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं हर्सेल, HARSLEY, हर्सेल। ठीक है, क्लियर हो गया। इंफ्रारेड के खोज किसने की है, तो हर्सेल ने किया। दूसरा पॉइंट, इसे और किस नाम से हम जानते हैं। देखिए इसे दो तरह से, एक तो इंफ्रारेड आप कहते ही हैं, दूसरा इसे हीट वेव भी कहा जाता है। ठीक है, हीट वेव कहने का मतलब क्या, उससे आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए हीट वेव यानी कि हिंदी में कहेंगे ऊष्मा तरंग, या फिर इसे हम और भी एक और नाम से भी बोल देते हैं, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, थर्मल रेडिएशन, यानी हिंदी में से कहेंगे तापीय विकिरण, तापीय विकिरण। देखिए ये होता क्या है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी गर्म वस्तु जिससे आपको जो विकिरण, आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट सामने रखा होगा जो आपकी काफ़ी हीटेड है, हीटेड फॉर्म में जो आपको वो रेडिएशन निकल रही होती है ना इस ऑब्जेक्ट से। अगर यहाँ पर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये पूरा हीटेड ऑब्जेक्ट है, कल हमने बात की थी एनर्जी पे, और एनर्जी पे हमने दो चीज़ें बताई थी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब क्या था कि जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक है उसकी एनर्जी अधिक है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी अधिक है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हमें क्या बताता है, उसकी एनर्जी लेवल को बताता है। जैसे कि रेड कलर, अगर अभी कल हमने कहा कि रेड कलर उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देखिए अगर रेड कलर हमने कहा तो उसकी लेमडा मैक्सिमम कैसे, तो इसे हम वेव लाइट चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी इतना आप ये पता रखें कि अगर रेड कलर की बात की जा रही है, ठीक है, इस रेड कलर की बात की जा रही है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो यानी कि एनर्जी मिनिमम है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, चूल्हे पे चढ़ाएंगे या फिर उसको हीट करेंगे, तो सबसे पहले उसका कलर आपको रेड मिलेगा, और जैसे जैसे आप उसके हीट को इंक्रीज करेंगे या फिर कुछ समय तक उसे हीट के पास रखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का कलर आपको येलो या फिर ब्लू कलर में नेचर में दिखेगा। और ये येलो और ब्लू कलर क्या बताता है कि इसकी वेवलेंथ अब मिनिमम हो गई है और इसकी एनर्जी अधिक हो गई है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है, आपने पहले हिट किया तो ये आपको रेड फॉर्म में दिखेगा, और धीरे धीरे इसकी कलर आपको येलो फॉर्म या ब्लू में आपको दिखेगी, यानी कि इसकी क्या है, हीट फॉर्म आपने इंक्रीज किया तो इसकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ से ये जो अपने ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेडिएट जो करेगी, यानी कि जो रेडिएशन यहाँ से जो निकलेगा, इस रेडिएशन के दौरान कौन सी किरण निकलती है, तो ये किरण होती है अवरक्त किरण, या फिर इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, तो जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट आप बात कर रहे होते हैं, जितने भी हीटेड ऑब्जेक्ट होगी वो क्या रेडिएट करेगी, तो इंफ्रारेड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लिख ही ले डायरेक्ट कि एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स कौन सा वेव, तो आप कहेंगे इंफ्रारेड। ठीक है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स करती है क्या, तो इंफ्रारेड किरण। क्लियर। दूसरी चीज आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं कहूं तो सूर्य, यानी कि सन। सन, देखिए सन से जो भी लाइट आ रही होती है या फिर जो भी हीट अपने अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, उस दौरान वो कौन सी किरण को इमिट करती है, तो इंफ्रारेड किरण को ही इमिट करती है। तो पहला आपको ये पता चल गया सन। दूसरी चीज इसकी यूजेस कहाँ कहाँ है, तो देखिए घरों में जो रिमोट आप यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आप टीवी को कंट्रोल करते हैं, तो उस रिमोट से भी जो वेव निकलती है या फिर जो किरण निकल रही है उससे हम क्या कहेंगे, इंफ्रारेड। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं टीवी रिमोट में। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम के ये सवाल पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट अभी लेटेस्ट पैटर्न में भी ये सवाल अभी भी रिपीटेशन में होता है। फिर नाइट विजन कैमरा, यानी कि रातों में, जैसे कि रात में अगर बात कर ली जाए तो जो भी चीज़ें हमें स्पष्ट क्लियर वे में नहीं दिख पा रही है, तो हम जो यूज़ करते हैं कैमरा को, वो होती है नाइट विजन कैमरा। ठीक है, जैसे कि नाइट मैच हो रहा होता है तो वहाँ पर जो कैमरा होगा नाइट विजन कैमरा, और इस कैमरा में भी कौन सी किरण की यूज़ होती है, तो इंफ्रारेड किरण की यूज़ होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा इंफ्रारेड से, इसकी वेवलेंथ के बारे में और इसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये ऑलमोस्ट चांसेस कम है पूछने की, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे उम्मीद भी रखी जाती है कमीशन की, आपको पता होना चाहिए इसकी वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, इसकी वेवलेंथ का जो रेंज होता है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻³ तक होता है। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए तो 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़ा सा भी अगर को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, हमने सबसे पहले जो बात की थी पहले क्लास में रेडियो वेव की, यहाँ मैं दिखाऊं अगर, तो रेडियो वेव में हमने क्या देखा था कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी, 10⁻4 मीटर,
और हमने कहा था कि मैक्सिमम वेवलेंथ होती है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी की, तो आपको याद रखना है रेडियो वेव। और अभी आपने एक कंप्लीट किया माइक्रोवेव, सबसे पहले आपने देखा, तो खैर माइक्रोवेव में हमें इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी वेवलेंथ, लेकिन यहाँ आप क्या देखेंगे इंफ्रारेड में जो वेवलेंथ की वैल्यू है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होते चली जा रही है, और इधर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज इट इज इंक्रीज होने को देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो एक मैं सीक्वेंस लास्ट तीसरे क्लास में अरेंज करूंगा और उस अरेंजमेंट से आपका सवाल और पूरी चीज़ की क्लियरिटी आपको बन जाएगी, जहां से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बातें चलती है। ठीक है, अगला चीज ये आपका कंप्लीट होता है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड से इतने सवाल आपके बनेंगे, लेकिन फिर जब हम क्वेश्चन सेशन तीसरे में चलेंगे वहां पर जो भी चीज बचेगा, ठीक है, जिस भी चीज से जिस भी वेब से, वो सब कुछ वहां पे आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कंप्लीट आपको लेक्चर कंप्लीट करनी है सारा। तो सबसे पहले इंफ्रारेड में हमने क्या देखा, इसके खोज किसने किया, हर्सेल ने किया है। इसे हम क्या और अदर नेम से जानते हैं तो हीट वेव या फिर ऊष्मा तरंग, या फिर हम इसे थर्मल रेडिएशन भी कह सकते हैं। जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट है, वो कौन सी किरण इमिट करेगी, तो इंफ्रारेड इमिट करेगी। और ये हमने कहा था आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में, सन से भी जो किरणें निकल रही होती है, ठीक है, या फिर सन से जो भी रे अर्थ में पहुंचती है वो भी कैसी होती है, तो अवरक्त किरणें होती है। अगर इसकी यूज़ की बात कर ली जाए तो टीवी रिमोट में इसका यूज़ किया जाता है, नाइट विजन कैमरा में यूज़ किया जाता है, और इसकी वेवलेंथ की वैल्यू हमने कह दिया, और फ्रीक्वेंसी, ये इतना पता होना चाहिए। देखिए सूर्य में मैंने क्या बोला, सूर्य से जो ऊष्मा, ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचती है, वो कौन सी किरणों के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो सूर्य है, सन है ना, जो सन से जो भी हीट अर्थ तक पहुंच रही होती है या फिर आपकी बॉडी तक जो भी पहुंच रही होती है, वो किस किरणों के माध्यम से, तो अवरक्त किरणों के माध्यम से ही पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट वेव हम लोग बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और हम लोग इसे तो सेपरेट वे में एक टॉपिक ही पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश या फिर लाइट, या फिर आप इसे कहते हैं ऑप्टिक्स। ये है आपका विजिबल लाइट। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को हिंदी में हम क्या कहेंगे, दृश्य प्रकाश। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानेंगे, तो दृश्य प्रकाश के नाम से जानेंगे। और इससे काफ़ी आपका, ये तो खैर हमें पूरा डिटेल में ही टॉपिक पढ़ना है और एक बड़ा लेंदी टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको पहले सबसे पहले जान ले कि इसके खोजकर्ता का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए न्यूटन। देखिए न्यूटन ने दृश्य प्रकाश या फिर विजिबल लाइट की खोज नहीं की थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो व्हाइट लाइट है ये 7 रंगों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। ठीक है, जब आप प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, व्हाइट लाइट जब आप इंसिडेंट कर रहे होते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो और फिर रिफ्रैक्शन के बाद फिर आपको होता है रिफ्रैक्शन होता है, उसमें फिर आपको क्या होता है देखने को मिलता है, जो व्हाइट कलर है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जैसे कि विबग्योर जिसे कहते हैं, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ये 7 कलर में आपको व्हाइट लाइट जो दिखने को मिलती है, इसके बारे किसने बताया था, न्यूटन ने ही बताया था। इसलिए ये याद रखना है, विजिबल लाइट की खोज किसने की है, तो न्यूटन। दूसरा बात, इसकी यूजेस से आपको याद रखना है, तो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं उसके लिए ये लाइट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो विजन में हमें, ठीक है, देखने में हमें इसकी यूज पड़ती है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्लांट है आपकी, ठीक है ना, प्लांट जो क्रिया करती है खाना बनाने में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, यानी हिंदी में कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विदाउट सनलाइट पॉसिबल ही नहीं है। और अगर प्रकाश संश्लेषण, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट तो नहीं है, साथ के साथ जो भी ह्यूमन सिस्टम यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, वो इंसान भी यहाँ पर एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो प्लांट खाना बनाएगा नहीं, और प्लांट अगर खाना बनाएगा नहीं तो ऑक्सीजन वो रिलीज करेगी नहीं, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो हम और आप ऑक्सीजन एक्वायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जिसके यूज़ किया जाता है, जिसमें यूज़ होती है आपकी विजिबल लाइट की। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद इसमें आपको लेमडा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बिल्कुल पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसे हम यहाँ पर तो पढ़ेंगे, साथ के साथ वहाँ पर भी पढ़ना है टॉपिक में। तो सबसे पहले लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से, ठीक है, टू 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से लेमडा की वैल्यू घटती चली जा रही है। यहाँ आप देखिए 10⁻⁷ 7.8 से लेकर आपको फिर आ गया 3.9। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको है 10⁻12 से, मतलब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको कितनी होगी, 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज, और यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी 10⁻14 से 10⁻12। ठीक है,
तो वेवलेंथ की वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है घटते चली जा रही है, जो भी हमने क्रमबद्ध अभी आपको सीक्वेंस में जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग अगले वेव में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का होगा यूवी रे, यानी कि फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रे, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पाराबैंगनी किरण। सबसे पहले तो इसकी खोज से आपके क्वेश्चन बनेगी, ठीक है, इसके खोज किसने की, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सभी का आपको पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की हुई है। ठीक है, तो इसका अगर खोज से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको याद होना चाहिए रिटर। ठीक, रिटर की स्पेलिंग आप देख लेंगे, REUTER, रिटर होता है। हालांकि ये आपको हिंदी में या इंग्लिश में सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, रिटर ही इनके जो है यूवी रे के खोज करता है। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए यूवी रे से कि जो भी सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट, देखिए सूर्य जो है, ठीक है ना, सन से जो भी रे आती है ये वो होती है अल्ट्रा वायलेट रे। मैंने दो चीज बोला, एक तो इंफ्रारेड में क्या बोला कि जो सूर्य से जो हीट या फिर जो सूर्य से आपको ऊष्मा, ठीक है, जो अर्थ पे मिलती है वो किस किरणों के माध्यम से आती है, तो वो इंफ्रारेड है। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि यूवी रे पृथ्वी पर आने से, जो देखिए ये अल्ट्रा वायलेट रे जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना। इसीलिए ईश्वर ने आकाश में ही एक ओजोन लेयर बनाया हुआ, ठीक है ना। ओजोन लेयर क्या होता है आपका, ओजोन लेयर हिंदी में हम इसे कहेंगे ओजोन परत, ठीक है ना। ये देखिए ओजोन परत, ये क्या है, परत यानी कि लेयर। ये लेयर क्या करती है, ये जो यूवी रे, ठीक है ना, जो सूर्य से आने वाली ये जो यूवी रे है इससे क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। ठीक, लेकिन अभी आप कई सारे न्यूज में सुन रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है, जो उसकी जो मोटाई है वो क्या है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, और जिसका जो है कई सारे गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने देखा एसी में या फिर फ्रिज में जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि देखा किए गया कि जो ओजोन लेयर है और ये ओजोन लेयर की जो मोटाई है, इस गैस के कारण इसकी मोटाई काफ़ी क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, जिसके कारण यूवी रे जो हमारे अर्थ तक नहीं आनी चाहिए वो क्या हो रही है कि अब कहीं ना कहीं किसी भी अमाउंट, कम अमाउंट में ही यह पहुंचना स्टार्ट कर रही है, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। क्योंकि इस अल्ट्रा वायलेट रे की बात की जाए तो इससे स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, इस तरह के कई सारे भयानक भयानक डिजीजेस हो सकती है या होती है। इसलिए अल्ट्रा वायलेट रे की अगर बात कर ली जाए तो इसे रोकने का कार्य कौन करता है, ओजोन लेयर। और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि ये ओजोन परत या फिर ओजोन लेयर है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे समताप मंडल में, ठीक है ना। समताप मंडल को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फीयर, स्फीयर हो गया, आइनोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर है, बहुत सारी वहाँ पे लेयर है, तो मंडल होती है। तो उस मंडल में आपको जो एक लेयर है ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर क्या कर रहा है, इस प्रकार से मान के चलते ये ओजोन लेयर है, इसकी मोटाई इस तरह से, इधर से जो विकिरण आ रही है यानी कि जो रे आ रही थी अल्ट्रा वायलेट रे, इसको क्या करती है, वापस इसे फर्दर इसे ये कर देती है, वापस इसे भेज देती है, इसे अर्थ तक नहीं आने देती है, ठीक है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इसकी जो ये मोटाई है दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, और जिससे अल्ट्रा वायलेट रे का कुछ अमाउंट जो है अब अर्थ में पहुंचने लगा है, जिस कारण कई सारे स्टेप भी लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कई सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीजें चल रही है कि किस प्रकार से हम अपने ओजोन लेयर को, ठीक है ना, सुरक्षित कर सके। दूसरी बात, इसकी यूज़ कहाँ की जाती है अल्ट्रा वायलेट रे की, देखिए जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है आप वहाँ पर भी यूवी रे का यूज़ किया जाता है। देखिए जो भी वाटर में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जिसे आप बॉईल करके, ठीक है, गर्म करके जो उस बैक्टीरिया को अगर आप किल नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आपको यूज़ क्या करना पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रे को, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ क्या हो गया आपका, वाटर प्यूरिफिकेशन में। वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा वायलेट रे की, ठीक। उसके बाद फॉरेंसिक लैब में भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए फॉरेंसिक लैब में इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी अगर नकली डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, तो या फिर असली डॉक्यूमेंट, यानी कि नकली और असली डॉक्यूमेंट के बीच में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि ये डॉक्यूमेंट असली है या फिर नकली, तो उसके लिए भी हम यूवी रे का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इससे हमने क्या बताया, दो तरह की डिजीज है, एक तो आपको स्किन डिजीज हो सकता है इस यूवी रे से, ठीक है, और दूसरा स्किन कैंसर भी। देखिए यूवी रे का एक ऐसा नहीं है कि केवल केवल हार्मफुल है, हमें सुबह की जो धूप होती है वो हमें जरूर लेनी चाहिए। वो जो यूवी रे, जब वो जो लाइट से जो रे आ रही है ना, वो उससे क्या होगा ना, जो हमारे बॉडी में जो फैट है, ठीक है ना, उस फैट से ये यूवी रे कंबाइन करती है और ये हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। जो ठंडे प्रदेश है यानी कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है, जैसे कि आप अलास्का रीजन चले जाए, ठीक है ना,
नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं जहाँ पर काफ़ी कम सूर्य की किरणें ही नहीं देखने को मिलती है, बहुत ही कम अमाउंट में, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इतना अधिक जब भी धूप निकले तो वो क्या करते हैं, धूप के पास में वो सारे स्टोर कर लेते हैं इस यूवी रे को। क्योंकि देखिए यूवी रे बहुत अधिक अमाउंट में हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि स्किन डिजीज आपको बताया, स्किन कैंसर, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन हमारे बॉडी में भी विटामिन डी का फॉर्मेशन सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है, और ये कैसे होता है कि ये हमारे फैट से कंबाइन करती है और हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। तो कई बार आपको आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हमें आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गया है तो आप सूर्य में या फिर धूप में थोड़ी देर बैठे, तो हमेशा ही धूप में आप जब मॉर्निंग की जो धूप होती है उसे हमें लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये कंप्लीट यूवी रे के बारे कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है ना। एक्सरे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और एक्सरे फंक्शन क्या करती है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सब कुछ इस पर डिटेल डिस्कशन। देखिए सबसे पहला तो ये पॉइंट ये पता होना चाहिए कि एक्सरे की खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉयंटजेन जो है इनके खोज करता है। रॉयंटजेन, रॉयंटजेन क्या हो गया, इनके खोज करता है। रॉयंटजेन जो है इनके खोज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई वर्षों से अगर बात किया जाए तो 2016 से ये अभी तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एक्सरे की खोज के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए इसका यूज़। देखिए यूज़ में अगर बात कर लिया जाए तो रेडियोग्राफी में, रेडियोग्राफी आखिर क्या होता है इसे समझ लीजिए। देखिए रेडियोग्राफी में जो होता है आपकी एक्सरे की यूज़ की जाती है। जैसे कि आपकी हड्डी, ठीक है ना, हड्डी की अगर इमेज लेनी है कि आपके पूरे बॉडी है, पूरे बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है तो उस दौरान क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। तो देखिए एक्सरे नहीं होता वो वर्ड, उसके लिए हम कहते हैं रेडियोग्राफी। वो क्या करती है कि आपके पूरे बॉडी में या फिर जिस भी पार्ट में, आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में आपका एक्सरे होता है उस पार्ट के जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, उसकी इमेज लेती है और वो बताती है कि कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा मेटल डिटेक्टर में, देखिए मेटल डिटेक्टर क्या है, जो आप कई सारे शॉप्स वगैरह में जब जाते हैं तो वहां पर, या फिर सिक्योरिटी स्कैनर के नाम से भी आप इसे बोल सकते हैं, ये सिक्योरिटी के पर्पज से यूज किया जाता है आपके बॉडी को, ठीक है ना। जब आपके बॉडी से ये कांटेक्ट में लाया जाता है मेटल डिटेक्टर को, तो ये चेक करती है, डिटेक्ट करती है कि आप कोई ऐसे मेटल वस्तु, हार्मफुल मेटल वस्तु लेकर के तो इन नहीं करे, जैसे कि कोई गन हो गया, बंदूक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियोग्राफी क्रैक, या फिर आपका इसका इस्तेमाल एक्सरे में हम क्या क्यों करेंगे, जैसे कि टूटी हड्डियों का पता करने के लिए भी। दूसरा एक होता है सीटी स्कैन, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड, ठीक है ना, कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड टोमोग्राफी, ठीक है। जब मतलब कि रेडियोग्राफी से जब हम पता नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हम लास्ट में जब फाइनल चले जाते हैं सीटी स्कैन के पास, ठीक। तो ये हो गया। इस दौरान भी कौन सा रे का यूज होता है, तो एक्सरे किरण की यूज होती है, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट, और जो अंतिम हमारा किरण जो बच रही है वो है आपकी गामा किरण, ठीक है। 7th पॉइंट में आपका हो गया गामा रे। गामा रे में क्या क्या पॉइंट हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इनके खोज किसने किया, ठीक है। खोज से अगर आपकी बात कर ली जाए तो इसकी खोज किसने की है, तो हेनरी बैकुरेल ने किया, ठीक है, हेनरी बैकुरल ने किया है। हेनरी बैकुरल जो है इनके खोज करता है, ठीक। दूसरा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हेनरी बैकुरल ही लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात, इसकी जो वेवलेंथ है, ये याद होना चाहिए आपको, क्या है कि सबसे कम होती है मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे कम होती है। और मैक्सिमम वेवलेंथ हमने क्या बोला था, रेडियो वेव की, ठीक है ना। देखिए ये लेक्चर जब खत्म होगा, जब हम 3rd लेक्चर में यानी कि कल एंट्री करेंगे, तो कल स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा एक चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और उस चार्ट से ही पूरा का पूरा चीज़ आपको रिवाइज भी करा दिया जाएगा, और फिर फर्दर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं करवाया गया, ठीक है, जो पॉइंट या फिर जो यूजेस या फिर जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसको वहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 3rd लेक्चर जब होगा कंप्लीट, तब जाकर के आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट याद होना चाहिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, क्या कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। इट मीन्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्लियर। दूसरी बात, गामा रे की यूज की अगर बात कर ली जाए तो रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है, रेडियोथेरेपी में, ठीक है, रेडियोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। मेनली इसका जो यूज़ किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, ठीक है ना, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इसका जो यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी का, किस डिजीज़ के लिए, तो आपको बताना है कैंसर के जो इलाज मतलब कि जो वहाँ पता करने के लिए इनिशियली स्टेज की अगर बात कर ली जाए तो रेडियोथेरेपी के ही यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये क्या है, देखिए जो एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना,
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट 60। ये कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में, और ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ACTIV रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है आपकी गामा रे किरण इमिट करती है, और इस गामा रे से ही पता किया जाता है जो भी फंक्शन हो कैंसर की, उससे ये आपको ये गामा रे से हमें पता चलती है। मतलब क्या समझ में आया कि इसकी खोज किसने की है, हेनरी बैकुरल ने किया है। इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक। दूसरी चीज, इसकी यूज रेडियोथेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर किसकी यूज किया जाता है, तो गामा रे का यूज किया जाता है। और जो रेडियोथेरेपी में हम जिस एलिमेंट को यूज कर रहे होते हैं वो होती है कोबाल्ट 60, और ये कोबाल्ट 60 क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यही जो है आपकी गामा रे किरण को इमिट करती है। उसके बाद एक और आपके एग्जाम में पूछा गया था इसके यूज से ही, एक है आपका गीगर ट्यूब, ठीक है ना। गीगर ट्यूब में भी आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो डायरेक्ट टिक करके आएंगे। गीगर ट्यूब में भी गामा रे किरण की यूज की जाती है। और पीईटी स्कैन भी एक होता है, ठीक है ना। पीईटी स्कैन, आप केवल इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीईटी स्कैन के फुल फॉर्म से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। ये आप इतना याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी यूज हम मेनली करते हैं, ये जो स्कैन है ये भी कैंसर से रिलेटेड, ये कैंसर की पता लगाने के लिए। इनिशियली स्टेज में हम पीईटी स्कैन ही करते हैं कि आपके बॉडी में जो भी सेल की फॉर्मेशन या फिर जो भी, ठीक है, किस तरह का लक्षण आपको देखा जा रहा है आपके बॉडी में कि इस तरह की कोई भी चीज़ें हो रही है या नहीं। खैर उतना हमें डिटेल नहीं चलना वहाँ पर, हम अभी बायोलॉजी नहीं, हम अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो गामा रे पूरा कंप्लीट है। तो देखिए क्या चीज़ें हमने कैसे देखनी है नहीं देखनी है, ये समझिए एक बार। देखिए हमने बताया था आपको क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या क्या चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने बोला था कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्सरे और गामा रे। तो हमने पूरा ये पूरा का चीज़ हमने कंप्लीट किया। और रेडियो वेव मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, गामा रे मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लियर हो गया। और ये जब मैं कल चार्ट शेयर करूंगा वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। तो कल का इंतजार करिए थर्ड लेक्चर का। और दूसरी बात, आपको सपोर्ट करना है, और दूसरी चीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वेब का सारा चीज़ शेयर कर दिया गया है। और जितना हो सकता है लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।